फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज हम शुरुआत करते हैं सेकंड सेमेस्टर की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म थ्योरी 2 की, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट 1 का हाफ पोर्शन है। इसका जो अगला पोर्शन आएगा पार्ट 2 के अंदर यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2 पार्ट्स के अंदर इसकी ये वीडियो आने वाली है। नोट्स डिटेल PDF ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो ऑन द क्रॉन। तो इसमें सबसे पहले तो हम नाम से शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस एक प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस ही है, एक प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस होना है। कब ईएमएफ इंड्यूस होना? जब किसी भी चीज़ का हम क्या चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करेंगे। किसी भी चीज़ के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को जो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर? इंडक्शन की जो जिस इंडक्शन में जिसमें हम ईएमएफ को चेक करते हैं वो बेसिकली इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो इंडक्टर यूज़ किया जाता है बेसिकली। क्लियर? इंडक्टर जो होता है एक ऐसा मान के चलिए, इंडक्टर इज अ डिवाइस विच स्टोर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को जो सब्सटेंस स्टोर करके रखता है दैट इज इंडक्टर। अब इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि मोशन के कारण, मोशनल जैसा नाम से पता चल रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होना किसके कारण? मोशन के कारण। किसके मोशन के कारण? कंडक्टर के, इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर किसी भी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट ईएमएफ नोन एज ए मोशनल ईएमएफ। क्लियर? अब दो तरीके से ये प्रोड्यूस हो सकता है। पहला तो हम मोशन करवाएं किसका? इलेक्ट्रिक कंडक्टर का हम मोशन करवाएं। दूसरा ये जो प्रोड्यूस हो सकता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण हो सकता है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से कैसे होगा। क्लियर है? इसके बाद इसको अगर हम फिगर से समझें तो फिगर से इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दी जाती है। इसकी फिगर्स आपको नोट्स के अंदर अच्छे से दी हुई है, आप नोट्स के अंदर भी प्रिंटेड कर सकते हैं। ये एक कोयल लगी हुई है, इस कोयल के अंदर हमने आई करंट जो है इंड्यूस किया इंक्रीजिंग मैटर में। ये करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, किस प्रोपोर्शन में? ये करंट जो है इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? एक दूसरी हमने इधर क्या ली, एक कोयल ली, इस कोयल के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी, जो नोका होती है, वो इस तरफ से होगी। अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो इस तरफ शो करेगा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको मोशनल ईएमएफ को बाय फिगर भी हम इसको समझा सकते हैं। अब हम अगर थोड़ी और डिटेल स्टडी करें कि सर सिंबल क्या यूज़ होता है। सिंबल मेनली इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन बुक्स में कई जगह इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर बिग ई से भी आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी सिंबल आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे जितनी जगह भी ये सिंबल यूज़ करूँगा मीन्स दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड द मोशनल ईएमएफ। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स में कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं इसके सिंबल से ही आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? किसी भी एक गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट्स है दैट इज वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी आप इसकी जो है क्या बोल सकते हैं? यूनिट्स बोल सकते हैं। इसको जो है एक तरीके से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन साइन ऑफ B_D.A। क्लियर? इसका जो है हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे, बहुत सी कमांड्स के अंदर इसका यूज़ होगा।
अगली जो हम एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? जैसा कि आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स, इसको अगर आपको इसी डेफिनेशन से याद रखना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको आप इससे भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि फाई बी किसके इक्वल होता है? बी इंटू ए। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर आप इसे इसको ले आएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? बी के। और इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसका क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? नो डाउट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फैराडे के लॉ। फैराडे ने जो है अपनी जो नाक है वो हर जगह जो है लाई है। समझिएगा कैसे। फैराडे ने अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर भी योगदान दिया है एक तरीके से, और फिजिक्स के अंदर भी एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो है किसने सहयोग दिया है? फैराडे ने दिया है। अब एक बात और इसमें एक जनरल क्वेश्चन हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? दैट मैक्सवेल के द्वारा इसकी जो है सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो पहला लॉ है वो कहता है कि जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्लक्स के। ये डेफिनेशन नोट्स में अच्छे से लिखी हुई, तो यहाँ पे ऐसे जस्ट समझने की बात आप समझिए। दूसरा कहता है कि ईएमएफ जितना इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम के वो इक्वल होगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैंने सिंप्लीफाई के लिए इस तरीके से यूज किया। ये नेगेटिव साइन क्यों क्या है ये मैं बताऊंगा आपको लेंस लॉ के जरिए। नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन कौन देता है? लेंस लॉ। जो अभी बताऊंगा लेंस लॉ क्या होता है। यहाँ पर अगर K1 है, K1 है कोई भी एक कॉन्स्टेंट है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बेसिकली किसके इक्वल हो गया? आपका माइनस टी बाई बी के इक्वल हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। क्लियर? अगर हम इस चीज़ को आगे और थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, व्हाट यू मीन बाय लेंस लॉ। सबसे पहले लेंस लॉ देखते हैं। लेंस लॉ क्या बताता है? डिटरमाइनिंग इट इज द लॉ विच इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, उसकी बेसिकली जो डायरेक्शन हमें बताता है वो हमें लेंस लॉ बताएगा। अब इसको अगर हमें समझना है कि कैसे बताएगा, तो ऑलवेज जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको हमेशा अपोज करेगा। इस तरीके से वो क्या होगा? कोई भी जो फ्लक्स होगा या ईएमएफ होगा इंड्यूस होगा। इसको आप जनरली एक्सेप्शन से देख सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज करना चाहता है, आपकी किसी हैबिट को कोई अगर चेंज करना चाहता है और आप चेंज नहीं होना चाहते, तो आप उसके क्या देंगे? विपरीत कोई ना कोई एग्जाम्पल देंगे। क्लियर? आप किसी हैबिट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके विपरीत कोई ना कोई एग्जाम्पल देंगे। मतलब आप उस हैबिट को चेंज नहीं करना चाहते, मीन्स आप उसको अपोज करेंगे, तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। इसी वजह से जो लेंस लॉ क्या कहता है? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, स्टेट दैट ईएमएफ इंड्यूस ऑलवेज इन अ वे दैट इट अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग। ये किसको अपोज करेगा? कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग को अपोज करेगा। क्लियर? लेंस लॉ। अब हम पढ़ते हैं कि जो फैराडे लॉ है इसकी हम क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म अब हम किसी पढ़ते हैं? फैराडे लॉ की। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं फाई किसके इक्वल होता है? बी डॉट डी ए इसके इक्वल होता है। अगर मैं दोनों साइड क्या कर लूँ? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल होता है? ई के। वो नेगेटिव मैं इधर ले आऊँ और डी बी बाई डी टी इंटू डी ए। ये क्या बन गई? इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म बन गई। किसकी? इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ। क्लियर? अगर डिफरेंशियल फॉर्म देखो तो डिफरेंशियल फॉर्म ई किसके इक्वल होता है? फाई के। फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये फाई अपने को पता तो नहीं कि इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है, हमने इसे इलेक्ट्रिक के रूप में समझ लिया। अब ये किसके इक्वल है? बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म से इसी की वैल्यू क्या है? डी बी बाई डी टी इंटू डी ए इज इक्वल टू में डॉट डी एल। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, अगर हम इस इधर पे स्टोक्स थ्योरम को यूज करें, अगर हम स्टोक्स थ्योरम को यूज करें तो बाय स्टोक्स थ्योरम यूजिंग हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी,
कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इधर जो बचा dB/dt किसके इक्वल आएगा, ये क्या बन गई इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। मैंने स्टोक्स थ्योरम से अप्लाई करके ये लगा दिया और इससे ये इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, डी ए से डी ए कैंसिल, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। ये इसकी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। क्लियर है। इसी को जो है बेसिकली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी बोल दिया जाता है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। यूनिट 2 के अंदर भी हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन सिंपल इसी वे से देंगे आप लोगों को, वहाँ पे भी यही दिया हुआ है। इसको जो बेसिकली बोलते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब हम जो है बेसिकली आगे एक कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि खुद के अंदर ही इंट्रोड्यूस होना, खुद के अंदर ही इंट्रोड्यूस होना। मीन्स कोई आपने एक कोयल ली, ये कोयल है, इस कोयल के अंदर आपने करंट को पास किया, इस कोयल के अंदर आपने करंट को पास किया, उस करंट के कारण इसी कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसी कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोल देते हैं। किसी इट इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कोयल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन इटसेल्फ। अपने अंदर जो उसने करंट का चेंज किया उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी को जो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें बाय मिस्टेक्स इंडक्टर बना दिया गया है, उसके अंदर बाय मिस्टेक्स ये फिगर बन गई है। उस फिगर को आप इस तरीके से इवेल्युएट करके चलेंगे, ये फिगर एक्यूरेट है, ये रॉन्ग है, नोट्स के अंदर बाय मिस्टेक ये बन गई है। क्लियर। आप इस चीज़ को चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ वो करंट के कारण इंट्रोड्यूस हुआ। जितना हमने करंट, अगर करंट चेंज हुआ तो तभी तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब करंट जो ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्लियर। करंट जो है वो डायरेक्टली ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और यहाँ से अगर दूसरा देखें तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि ईएमएफ तभी चेंज होगा जब उसके अंदर फ्लक्स का चेंज आएगा। मीन्स फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है किसी भी सब्सटेंस के अंदर ड्यू टू द करंट, अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, तो फ्लक्स भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, क्योंकि फ्लक्स भी तो, अगर फ्लक्स का चेंज हुआ तभी तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ, तो फ्लक्स के चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, करंट के। अब अगर हम इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो हम एक एल कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। इस एल को बेसिकली बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसको बेसिकली बोला जाता है। इसकी जो यूनिट्स होती है, एल की यूनिट होती है वो होती है हेनरी। याद रखिएगा, 2 नंबर में आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इस इतने डेफिनेशन को पूछ सकता है। व्हाट यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन इट्स यूनिट एंड आल्सो डिफाइन 1 हेनरी। क्लियर। इसको आप लोग समझिएगा। अब अगर हम देखें फाई किसके इक्वल था, एल आई के, फाई किसके इक्वल था, एल आई के। और यहीं से अगर हम देखें कि अगर मैं फाई बाय आई कर दूं इक्वल टू में एल आ जाएगा। अब अगर आई की वैल्यू 1 है तो फ्लक्स किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल है। और इसी को अगर हम देखें डी फाई बाई डी टी कर दूं मैं, इसी का अगर मैं इसी का डेरिवेटिव कर दूं दोनों साइड, तो एल बाहर आ जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई, ये क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू में माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एल किसके इक्वल आ गया, यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो माइनस ई डी आई बाई डी टी, ये क्या आ गया, एल की वैल्यू आ गई। तो इसमें भी अगर हम देखें कि अगर डी आई बाई डी टी 1 हो जाता है तो एल किसके इक्वल होगा, इंड्यूस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल हो जाता है, जो ईएमएफ उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1। क्लियर। ये चीज़ को समझिए, यूनिट हेनरी होती है इसकी। अब अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, तो 1 हेनरी की डेफिनेशन आप यहीं से देंगे कि जब किसी भी चीज़ के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो, 1 वोल्ट का क्या हो, ईएमएफ इंड्यूस हो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो 1 यूनिट हो। जब किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी कोयल के अंदर बेसिकली 1 वोल्ट का इंड्यूस हो क्या, ईएमएफ, और 1 यूनिट किया हो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, तब जो चीज़ बोली जाती है, तब जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 हेनरी बोलते हैं। क्लियर है, नोट्स के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है।
अगर हम एक्सपेंशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ डेरिवेशन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट्स का अगर हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आप एक फिगर लीजिएगा। इस फिगर के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया P, जो r डिस्टेंस दूर है इस O पॉइंट से। यहाँ पर हमने एक छोटा dl1 एलिमेंट लिया ताकि इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सके। क्लियर, ये दो कंडीशन समझ आ गई। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देखूँ बाय बायोट-सावर्ट लॉ, तो वो क्या आएगा, dl(I1). यहाँ I इसके अंदर जो करंट है वो मान लीजिए I जो है करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो म्यू बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ अगर देखा जाए तो म्यू बाई 4 पाई आई। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरीके से, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? इसको समझा गया कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर dl1 इंटू ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म है किसकी, बायोट-सावर्ट लॉ की। अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आप याद रख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म होती है किसकी, बायोट-सावर्ट लॉ की। अब b आ गया अपने पास। अब अपने को निकालना किस में, सेल्फ इंडक्शन में। सेल्फ इंडक्शन में कैसे निकल सकता है, इस रिलेशन से। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, फाई चाहिए। तो अपने पास फाई किसके इक्वल होता है, b इंटू ए के इक्वल होता है, और डबल इंटीग्रेशन डी ए। क्लियर, इसको अगर छोटे वाला करना है तो डी ए हो गया स्मॉल के लिए। तो बी की वैल्यू अपने पास ऊपर दी हुई है, बी की वैल्यू अपने पास ऊपर दी हुई है, तो डी ए इंटू में म्यू बाय 4 पाई आई dl1 इंटू आर। L1 मैंने क्या लिया, इसका स्मॉल एलिमेंट लिया है। क्लियर, r3। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इस स्टेप को कैसे यूज़ किया, इस स्टेप से मैंने क्या जो है इंट्रोड्यूशन किया है। अगर हम थोड़ा है और इसको डिटेल में देखें, अगर हम फाई को देखें तो डी ए डॉट म्यू बाय में 4 पाई। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ आई dl1 इंटू आर क्यूब हो लिख सकता हूँ इसी चीज़ को। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आता है, क्या आता है कि r बाई आर क्यूब को ये बेसिकली यूज़ कर देता है कुछ इस तरीके से, इस वैल्यू को ये इसमें डायरेक्ट चेंज कर देता है। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब होता क्या है। इसका बेसिकली मतलब होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r। अब ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है वो जर्नली मानी जाती है 1/r। अब जब -1/r जो है ग्रेडियंट की वैल्यू मानी जाती है, जब आप ग्रेडियंट की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो यही वैल्यू आपको आएगी, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/r² इक्वल मीन्स इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे सब्स्टिट्यूट करने का रीज़न क्या है, इसे सब्स्टिट्यूट करने का बेसिकली रीज़न है क्योंकि हम इसमें स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे आगे, ताकि इसका एक रिलेशन डेवलप हो सके। क्लियर, इसमें जो अब हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरीके से हमने जो है यूज़ किया, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए फाई अगर मैं यूज़ करूँ -4 पाई डी ए आई dl1, और इसको मैंने क्या कर लिया, वो जो इसके साथ नेगेटिव साइन आया था मैंने उसे बाहर यूज़ कर दिया। अब आप लोग बेसिकली जानते होंगे, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, मीन्स इनको अगर मैं डिस्टर्ब करूँगा तो ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक हट जाएगा, अलग करूँगा तो इनको म्यू बाय 4 पाई। तो ये मैंने नेगेटिव साइन हटाने के लिए थोड़ा और कांट रच दिया, मैंने इसको पहले लिया है इंटू आई dl1। क्लियर है, इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस आर को इसके अलग ले जाएंगे, इसके साथ अलग से ले जाएंगे, और यहाँ पर यूज़ कर देंगे आप स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट। स्टोक्स थ्योरम का क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे समझिएगा, इस पूरे कंसेप्ट में, इतने कंसेप्ट में हम इस एरिया को ले आएंगे, इस इंटीग्रेशन को बाहर ले जाएंगे, इसके साथ देखिएगा हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन साइन और इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को यूज़ करके लिख सकते हैं। अब यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब स्टोक्स थ्योरम तो आपको अप्लाई करनी आनी ही चाहिए, स्टोक्स थ्योरम से नहीं आती तो भाई इसमें कोई आपको समझ जाने वाली बात होगी नहीं। ये स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट है। क्लियर, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है बेसिकली देखिएगा, अगर हम किसी भी वेक्टर का ये लेते हैं डी ए, तो एरिया वेक्टर किसके अंदर चेंज हो जाता है, लेंथ वेक्टर के अंदर चेंज हो जाता है। जो इधर वैल्यू होती है उसको इधर लिखते हैं, तो इधर ये वैल्यू थी तो इधर लिख ली, और इनटू में dl लिखते हैं। क्लियर, ये क्या है आपकी स्टोक्स थ्योरम। इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया
और इसको अब हम इस पूरी वैल्यू को जो है, इस पूरी वैल्यू को इससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जो है इक्वेशन 2 को हम पुट ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको पुट ऑन करेंगे तो आपके पास एक साइन तो पहले ही था इस इंटीग्रेशन का, एक साइन अब आ गया। तो आई डी एल वन बाई आर डी एल टू ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब अगर मैं फाई को देखूँ तो फाई भी किसके इक्वल होता है, एल इंटू आई। आई बड़ी ले लो आप, अगर उसमें बड़ा ले लिया तो एल आई किसके इक्वल हो गया, म्यू बाय 4 पाई के इक्वल। ये तो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप आई को छोटा लिखना चाहो छोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल वन डी एल टू बाई आर, इस आई से ये आई कैंसिल, तो एल किसके इक्वल आ गया, म्यू बाय 4 पाई। ये अलग अलग है, ये इंटीग्रेशन अलग है, ये इंटीग्रेशन अलग है, इनको आप एक साथ मत कीजिएगा। ये आपकी क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई बाय एक्सपेंशन। सिंपल रिजल्ट है, बस आपको एक यहाँ से एक चेंज ये पता होना चाहिए ये कैसे चेंज हुआ, और एक यहाँ पे आपको स्टोक्स थ्योरम कन्फ्यूज कर सकती है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि जो एल है वो किस किस पे डिपेंड करता है, डी एल वन पे डिपेंड कर रहा है, डी एल टू पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। इन सब चीज़ों पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली इसी में एक क्वेश्चन और मिल जाता है 2 नंबर के मार्क्स में, दो नंबर में वो क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस रहते हैं। सेल्फ इंडक्शन इन सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड के अंदर हम देखते हैं भाई, किसी सिंपली हमने कोई एक सोलेनॉइड ली, उस सोलेनॉइड के अंदर हम देखते हैं, सोलेनॉइड की हमने सबसे पहले लेंथ एल ले ली, ए एरिया ले लिया, क्लियर। तो ई आप बेसिकली जानते हैं क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, माइनस डी फाई बाई डी। अब फाई में हम क्या रख सकते हैं, एल इंटू आई रख सकते हैं, वैल्यू होती है ये, तो एल बाहर आ गया तो डी आई बाई डी टी, ये लिख सकते हैं हम ई की वैल्यू, क्लियर। और हम जानते हैं बी किसके इक्वल होता है, किसका, सोलेनॉइड का, म्यू नोट एन आई, ये पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ चुके हैं कैसे आएगा। तो फाई किसके इक्वल होता है, बी इंटू ए के, तो फाई किसके इक्वल होगा, म्यू नोट एन आई इंटू ए के, क्लियर। अब हम मान लेते हैं इसके अंदर टर्म थी एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एन को पूरा कंप्लीटली करने के लिए एन है बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड। तो एन को कैसे लिखते हैं, छोटा एन एन बाई एल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटे एन से रिप्रेजेंट, तो एन की वैल्यू को हम एन बाई एल से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए इंटू एल, क्लियर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, बेसिकली फाई की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूँ, दोनों साइड में क्या कर दूँ, डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एल एरिया डी आई बाई डी टी लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू देखिएगा ये इसके इक्वल नहीं है, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, तो एल डी आई बाई डी टी, मैंने यहाँ पे जो छोटा आई था उसको बड़े आई में चेंज कर दिया है, म्यू नोट एन स्क्वेयर एल ए डी आई बाई डी टी, तो इससे ये कैंसिल, तो एल किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट एन स्क्वेयर एल ए, इसके क्या आ गया आपका एल इक्वल आ गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गई, सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट आ गया, क्लियर है। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन आपका होता है कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे, एम आई पे म्यूचुअल इंडक्शन पे, इसके बाद हम टॉकिंग करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पे क्या होता है, जैसे सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद ही के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना, किसके चेंज के कारण, करंट के चेंज के कारण। तो एक कोइल के कारण, एक कोइल में आपने करंट को पास किया, तो एक में जो करंट चेंज हुआ उसकी वजह से किसी दूसरी कोइल के अंदर करंट का ईएमएफ का इंट्रोडक्शन होना, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आपको ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कोइल ड्यू टू द करंट चेंज इन प्राइमरी कोइल। प्राइमरी कौन सी, जो पहले वाली कोइल में आपका करंट चेंज हुआ, तो दूसरे वाली कोइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं बाय द म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। तो म्यूचुअल इंडक्शन को भी सिमिलरली हम फाई की इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे करंट के ऊपर, तो फाई इज इक्वल टू में एम इंटू आई, फाई इज इक्वल टू में एम इंटू आई। यहाँ पे एल यूज किया था म्यूचुअल इंडक्शन में एम, तो म्यूचुअली कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, एम है।
इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। और इसको भी हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब करंट 1 होगा तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसके इक्वल होगा, फाई ईएमएफ इंडक्शन के डायरेक्टली इक्वल होगा। सिमिलरली इसको भी हम उसी तरीके से माइनस ई डी आई बाई डी टी में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 हेनरी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जब 1 वोल्ट वोल्टेज होगी, किस चीज़ में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 होगा, तब जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है उससे तब हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी बोलेंगे। इसी को बेसिकली जो है म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। जो सेम कैलकुलेशन है इसकी वो सेम एज इट इज एज है किसकी तरीके से, वो सेम कैलकुलेशन किसी की तरीके से है सेल्फ इंडक्शन की तरीके से, बस एल की जगह क्या पुट कर देना है, एम पुट कर देना है। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन उसी की तरीके से आएगी। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है, उसको हम जो है समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम रेसिप्रोकल थ्योरम करेंगे और एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। तो ये जो है वीडियो थोड़ी 15 से 20 मिनट की ओर होने वाली है। क्लियर? तो अब हम समझते हैं म्यूचुअल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम एक लूप ले लेते हैं, C1, एक लूप ले लेते हैं C2। ये दो हमने क्या ले लिए, लूप ले लिए। इसके अंदर E1 करंट है, इसके अंदर I2 करंट है। क्लियर? I1 I2 करंट इसका फ्लो हो रहा है, इसका EMF E1 है, इसके अंदर EMF E2 है। क्लियर? तो इसके कारण इसमें EMF इंड्यूस होगा, इसके कारण इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, इसके लिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि M12 का मतलब है क्या, कि दो के कारण एक में इंड्यूस होना, दो के कारण एक में क्या होना जो है EMF इंड्यूस होना M12 से रिप्रेजेंट होगा। M21 दो के कारण एक के कारण दो के अंदर होना M21 से रिप्रेजेंट होगा, और दो के कारण एक में होना M12 से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? तो E2 अगर हम E2 देखें किसके इक्वल आएगा, E2 देखिएगा। अब हम समझते हैं E किसके इक्वल था, M इंटू आई के, M इंटू आई के इक्वल था। तो यहीं से अगर हम थोड़ा सा और समझ के चले, आई के इक्वल था म्यू इंटू आई के इक्वल होता है EMF जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपकी जो EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है, और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो फाई किसके इक्वल हो गया, M इंटू आई के इक्वल। और डी फाई बाई डी टी किया हमने दोनों साइड नेगेटिव साइन लगा के, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा, इसका जो EMF इंड्यूस होगा माइनस ई और M डी आई बाई डी टी होगा। ये क्या हुआ, किसी भी चीज़ का जर्नल EMF होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, विद द नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को। क्लियर? यहाँ पर ये नेगेटिव साइन मैंने ई का डायरेक्ट लगा दिया, यहाँ पे आप इसको रफ कर दीजिए, ये होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए E2 मतलब कि दो के अंदर हुआ, तो M21 यहाँ जो वैल्यू होती है यहाँ पर वही यूज की जाती है। डी आई बाई डी टी, डी आई करंट कौन सा लेंगे, पहले वाला। दूसरे में EMF देख रहे तो करंट पहले वाला, और दूसरे पहले में EMF देखेंगे तो करंट दूसरे वाला। E1 किसके इक्वल होगा, ये नेगेटिव होगा, -21 डी आई टू बाई में डी टी। ये क्या होंगे, इसके EMF इंडक्शन आ गए, और यही बेसिकली क्या आ गए, M1 M2 का एक तरीके से एक्सपेंशन भी आ गया। इसी को आप एक्सपेंशन ऑफ M1 M2 भी बोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। वेयर M12 किसके इक्वल होगा, डी फाई बाई टू बाई में डी टी, और M21 किसके इक्वल होगा, डी फाई 1 बाई डी टी। इसको भी आप यहाँ से इसी रिलेशन में आप इसको एग्जिबिट कर सकते हैं कि मैंने कैसे इसको किया। तो ये आप पहले एक्सप्लेनेशन देंगे कि इससे ये होता है, ये पूरी बातें पहले आप लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि सिमिलरली अगर करंट I1 के कारण जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा ये होगा, और EMF इसके इक्वल होता है, तो M2 जो इधर लिखते हैं यहाँ वही, तो M12 लिख देते हैं। और डी आई बाई डी टी मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट के अंदर जो रेट ऑफ चेंज आएगा उसके कारण जो EMF इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। 1 के अंदर जो 2 के अंदर रेट ऑफ चेंज होगा करंट का, वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेगा EMF को, E1 के अंदर। तो इसे क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट एक्सपेंशन। सिमिलर केस अगर हम देखते हैं सोलेनोइड के केस में, कि सर सोलेनोइड का केस आप कैसे सोल्व करें, तो बेसिकली देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये सोलेनोइड गलत है, फिर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, इंडक्टर बना दिया। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, इंडक्टर और सोलेनोइड बिल्कुल अपोजिट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने एक और इसके अंदर सोलेनोइड ले ली इस तरीके से। ये जो सेकेंड वाली सोलेनोइड है इसका जो एक्सपेंशन हो कुछ इस तरीके से कि नंबर ऑफ टर्न N2 है, A2 इसका एरिया है, लेंथ L2 है।
जो इसके अंदर करंट जा रहा था I1 था, पूरे के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो I1 के कारण ही सेकंड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम पूरे के अंदर जो करंट लेंगे वो I1 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जो I1 करंट था उसी ने तो सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस किया था ना। इसके अंदर एरिया A1 L1 इसकी लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। क्लियर? इस तरीके से तो B किसके इक्वल होता है? म्यू नोट N I1, करंट I1 लेंगे इसका, म्यू नोट N I1 हो गया। और N1 क्या हो गया इसके अंदर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N1 क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको अगर हम लिखें तो I1 N1 बाय में L ये लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? फाई क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे BA2। क्यों? क्योंकि एरिया किसका लेंगे? B2 का। क्यों? क्योंकि फ्लक्स किस में चेंज होगा? फ्लक्स किस में चेंज होगा? सेकंड वाली कॉइल के अंदर। तो एरिया किसका लेंगे? B2 का। ये लिख देते हैं म्यू I1 N1 बाय L इंटू A2। अब अगर हम देखें इस, ये तो सिंगल फ्लक्स है एक कोई, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स तो n है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर n2 कंसीडर किए गए, तो n2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फाई को किसके इक्वल लिख देंगे? mi1 के इक्वल लिख देंगे। क्यों? क्योंकि करंट तो किस में चेंज हो रहा था? फर्स्ट में चेंज हो रहा था। फर्स्ट में जो करंट चेंज हुआ था उसी के कारण तो सेकंड में लिया था ना पहले। तो फाई m1 लिख देंगे, किसके इक्वल आ गया? म्यू I1 N1 N2 A2 बाय में L। क्लियर है? इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए और इससे में हम लिखेंगे N1 N2 A2 बाय L। ये क्या आ गया आपका? सोलेनोइड के केस में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, म्यू N1 N2 A2 L। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स किसके अंदर? N1 के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट प्राइमरी कोयल के अंदर, सेकेंडरी के अंदर N2। एरिया किसका? सेकंड कोयल का एरिया। और L क्या है इसका? L। कोयल मतलब कोयल के अगर किसी भी, ये कोयल एक सिंपल क्या होती है? ये कोयल होती है। इसी के अगर ग्रुप्स को ले लिया जाए तो उसे क्या बोल देते हैं? सोलेनॉइड बोल देते हैं। जिसकी जो लेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एरिया बहुत ही कम होता है, उसी को बेसिकली हम सोलेनॉइड बोल देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। इन दो टॉपिक से 100% आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 100% गारंटी है। पिछले वाले जो टॉपिक्स अब तक हमने किए उनमें आपको एक 8 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, और अब दो जो टॉपिक करेंगे उनके अंदर आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और पीछे वालों में एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी जरूर ही देखने को मिल जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और उनके अंदर। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल तो इसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मैं रेसिप्रोकल बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअल नेम जो है इसका रेसिप्रोसिटी है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोकल थ्योरम आप मत बोलिएगा, ये क्या है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम, या फिर रिलेशन बिटवीन M2 एंड M1, रिलेशन बिटवीन M2 एंड M21 के अंदर, M12 और M21 के अंदर रिलेशन को बेसिकली क्या बोल देते हैं? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रिलेशन कोई भी अगर डायरेक्ट पूछ ले तो बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ इक्वल होते हैं। वो कंडीशन क्या होती है कि R21 और R21 ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी ये चीज़ कंडीशन होगी। ये था इसका 2 नंबर के अंदर डेफिनेशन। अब इसका हम देखते हैं प्रूफ, कैसे इसका प्रूफ हम करेंगे। और प्रूफ के लिए हम सब कुछ कंसिडरेशन करते हैं। सबसे पहले हम एक मान लेते हैं, दो तरीके से ये क्या है, एक जो है बैटरीज दी हुई है, ये C1 एक लूप है, ये C2 एक लूप है। क्लियर? इससे यहाँ से इस C1 से इसकी जो डिस्टेंस है वो R21 है। क्लियर? और इससे इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R21 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R21 है। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? I1 इसके अंदर करंट है, A1 इसका एरिया है, और DL1 इसकी जो है लेंथ लिया गया, कोई भी एक छोटा हिस्सा DL1 ले लिया गया। इसके अंदर I2 करंट है, A2 एरिया है, DL2 इसका कोई भी एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया है। सिमिलर इसे हम कैसे करेंगे? सेल्फ इंडक्शन वाले मेथड से करेंगे, जिसमें हमने एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट किया था। सिमिलरली हम देखेंगे B2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो म्यू बाय 4 पाई, अभी हम नहीं लगाएंगे इसे। I1 DL1, I1 DL1 क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट के अंदर जो करंट का चेंज आएगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसमें? सेकंड के अंदर, वो हम ले रहे हैं। क्लियर? और इसे अब हम क्या कर लेंगे? सिमिलर R बाय R12 लिख लीजिए, इंटू में R12 का क्यूब। ये मैंने क्या लिख दी? इसकी वेक्टर फॉर्म। इसमें किसी को प्रॉब्लम भाई? तो B2 अगर मैं अब निकालूँ तो B2 में कैसे निकालूंगा? इसे ऐसे निकाल सकते हैं, I1 DL1 R12 बाय में R³ 12। सिमिलरली R12 R³
R21 को क्या लिख सकते हैं, R12 ये लिख सकते हैं। बस सिंपली मैंने इधर क्या कर लिया, इसका चेंज कर दिया है इसे, और I1DL1 के साथ में इसको R12 को लिख लूँगा जिस तरीके से मैंने उसके अंदर लिखा था, और इधर मैं इसको D को लिख लूँगा। सिंपल, क्लियर, और नेगेटिव साइन पूरे के बाहर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो। सिंपली मैंने क्या किया, इधर जो थी ये वैल्यू शिफ्ट की, इधर इस पूरी की जगह शिफ्ट की, और ये जो R1 R2 था ये मैंने इसके अंडर ले लिया। यहाँ पर सिंपल क्या मैंने ग्रेडियंट रहने दिया। अब अगर मैं देखूँ फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हम किस तरीके से लेंगे, फ्लक्स इन सेकंड के अंदर जो फ्लक्स लेंगे वो होगा पूरे का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, B2 इंटू DA2, जो इसका एरिया तो हम इसका लेंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ले रहे हैं, और B2 भी मैग्नेटिक फील्ड भी इसका लेंगे, 5 आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर मैं इन डायरेक्ट इसे इंटरचेंज कर दूं, म्यू बाय में 4 पाई, इधर ही मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि I1DL1 बाय R12, इसको ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए ना, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो गया, क्लियर। अगर इसे अब हम देखें B2 को, म्यू नोट बाय में 4 पाई I1DL1 बाय में R21, क्लियर। ये अब हम लिखते हैं इसको, और यहाँ पे हमने DA2 इसका एरिया, समझ आ गया इसको कैसे हमने इसको यहाँ तक जो है लेके आए हैं हम इसे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर सिंपली अब हम क्या करेंगे, यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम I1DL1 बाय R12 किसके इक्वल, इंटू में DA2, इसके अंदर एरिया क्या लेंगे, DA2 ले लेंगे, इसको हम सिंपल किसके अंदर चेंज कर देंगे, I1DL1 बाय R12 इंटू DL2, इसके अंदर इसको हम सिंपली शिफ्ट कर देंगे। ये इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर हम इसको यहाँ से रिप्लेस करें तो φ2 किसके इक्वल आएगा, आपका जो φ2 है वो बेसिकली आपका जो है इक्वल आएगा म्यू नोट 4 पाई इंटू सिंपल इंडेक्स, ये दो क्या जाएंगे अलग अलग से, क्योंकि एक तो यहाँ पर पहले ही था और दो के इसके कारण यहाँ पर ये आ गया, तो ये दो हो जाएंगे I1 इंटू DL1 DL2 बाई R12, यहाँ तक हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, φ2 हो गया। अब अगर हम φ2 को चेंज करें, φ2 को हम किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, 12 इंटू I1, जो यहाँ पर करंट है वही लिखेंगे ना, I1 नोट 4 पाई, ताकि वो कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब ये चीज़ मैंने इसके इक्वल कैसे लिख दी, φ2 को मैंने M12 इंटू I1 के इक्वल लिखा, कैसे, मैंने बताया था कि यहाँ जो वैल्यू होती है वही यहाँ पे होती है, क्लियर। मैंने इस तरीके से इसको लिखा, तो M12 की जो वैल्यू आई वो बेसिकली क्या आ गई, DL1 DL2 बाई R12 आ गया। थोड़ी प्रोसेस आपको किस तरीके की लग रही है, सेल्फ इंडक्शन की, याद रखो सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक्सपेंशन सेम मेथड से किया था। अगर सिमिलरली, अब आपको दोबारा प्रोसेस नहीं करनी, आपको सिमिलरली प्रोसेस ऐड करना है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस में। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली ऐड करके जहाँ पर 1 है वहाँ पर सिर्फ 2 कर दो, कुछ चेंज नहीं करना, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 कर दो, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 कर दो, और यहाँ पर मैंने 2 1 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब आ सकते हैं, मैंने बोला था ना कि ये एक दोनों के इक्वल आएंगे, कब आ सकते हैं, जब आपकी ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। अब ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, उस चीज़ को समझ आएगा तुम लोगों को। इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी जितनी है और इस सेंटर से इस सेंटर की जितनी दूरी, वो एक दूसरे के इक्वल तो होगी। आपके घर से जितनी दूरी कॉलेज की है और कॉलेज से जितनी दूरी घर की है, वो दोनों आपस में इक्वल है ना। चाहे आप अपने घर से कॉलेज में आइए या कॉलेज से कोई आपके घर में जाए, तो दोनों को टाइम तो इक्वल ही लगेगा और डिस्टेंस भी दोनों की इक्वल है। इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। ये क्या थी, रेसिप्रोकलिटी थ्योरम थी। 8 मार्क्स में ये, इससे पिछले सेमेस्टर में आई हुई, पिछले पेपर में ये आई हुई है 8 मार्क्स के अंदर। क्लियर रखें आप इस चीज़ को। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर।
इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर। मैं सीट ले लेता हूँ, सीट खत्म हो गई है। अब हम समझेंगे कि किसी भी एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। ई एस का मतलब एनर्जी स्टोर्ड किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर आपको पता हो पावर किसके इक्वल होती है, वोल्टेज इनटू टाइम के, और वी को मैं यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आई ई से, किसी को दिक्कत। और पावर होती क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम ही बेसिकली पावर होती है। अगर आपको पावर की सेकंड डेफिनेशन पता होगी तो बेसिकली द वर्क पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज पावर। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो डी डब्ल्यू को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आई से। अब यहाँ पे थोड़ा होता है गड़बड़ी। अब हम ई को किससे रिप्लेस करें, माइनस एल डी आई बाई डी टी से। जानते हो इस बात को कैसे यूज़ करते हैं, समझ आ गई ना। ये मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ की, यहाँ पे अगर बिग बड़ा यूज़ किया तो यहाँ पे भी बड़ा भी यूज़ कर सकते हो। ये अब आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ से इसको यूज़ किया है। 2-3 बार इसको बता चुका हूँ, हम नहीं बताएंगे। ई की जगह मैं इस वैल्यू को शिफ्ट कर देता हूँ, डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी। इस डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस एल आई डी आई। दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, जीरो से आई की लिमिट, जीरो से आई नोट की लिमिट ले जाओ और जीरो से डब्ल्यू की लिमिट ले जाओ। तो यहाँ पे बन जाएगा डब्ल्यू। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग करेंगे तो माइनस हाफ एल आई स्क्वेयर, ये आई नोट स्क्वेयर, ये इसका क्या बनेगा इंटीग्रेशन के बाद, इसका ये रिजल्ट बनेगा। यहाँ क्या होगा, आई की एक पावर ऐड होगी, उसी से डिवाइड होगा, उसमें अगर आप आई नोट लिमिट रखेंगे तो यही आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव सेंस में। लेकिन यहाँ पर जो है बुक्स में इसको नेगेटिव नहीं लिया जाता, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ की एनर्जी स्टोर्ड है, ये किसी चीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रही है, ये किसी चीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रही है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव यूज़ कर देते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, पॉजिटिव मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये यूज़ नहीं की गई, ये अभी तक डिटेंट है, प्रोटेक्टेड एनर्जी, तो मैंने इसे पॉजिटिव वैल्यू में यूज़ कर लिया। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आपको पता चल गया कि वर्क डन आ चुका है अपना, और वर्क डन को ही बेसिकली क्या बोल देते हैं, एनर्जी। लेकिन इसको थोड़ा और आगे समझने के लिए, थोड़ा सा आगे और समझने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर बी नोट म्यू आई नोट क्या होता है, वैल्यू होती है। तो आई नोट को मैं किसके इक्वल लिख देता हूँ, बी म्यू नोट एन, इसके इक्वल लिख देता हूँ। और सिमिलरली एल किसके इक्वल होता है फॉर अ सोलेनोइड, एल किसके इक्वल होता है, म्यू नोट एन स्क्वेयर एरिया ए एल, इसके इक्वल होता है एल। इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो हाफ एल की जगह लिखूँ म्यू नोट एन स्क्वेयर ए एल, और आई नोट की जगह बी का स्क्वेयर, बाय में अगर मैं लिखूँ किसको, म्यू नोट स्क्वेयर एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल, ए कैंसिल ए कैन कैंसिल, तो वर्क डन बेसिकली क्या आ गया, हाफ बी स्क्वेयर ए एल, और यहाँ क्या आ गया, म्यू नोट, सिंपल, क्लियर। अब अगर ये देखो, ये क्या है, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम वी, तो इसको बाय में ले आऊँ तो ये बन गया, ये हो गया। इस चीज़ को समझ गए, ये कैसे लिखा मैंने, इसको बाय में लिया तो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज, तो ये क्या आ गई, अपनी एनर्जी आ गई। तो किसी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपसे एनर्जी पूछी जाए कितनी स्टोर्ड होती है, तो वो इतनी होती है, क्लियर। ये किसी भी स्टोर मैग्नेटिक, और ये एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क पर यूनिट वॉल्यूम की है। वर्क पर यूनिट जो वॉल्यूम एनर्जी होती है वो क्या होती है, ये होती है। इस तरीके से आपको डेफिनेशन समझ आ रही है, आप यहाँ तक छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सोलेनोइड का केस करना चाहते हैं तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ को शिफ्ट करके यहाँ तक वैल्यू आप लेके आ सकते हैं। तो यूनिट 1 का एक बेसिक सा पार्ट और पहला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। यूनिट 1 का जो एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इस पूरी वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी इस वीडियो से आपका बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।